गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंदर हम oogenesis की क्रिया पढ़ रहे थे। स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह ही oogenesis में भी 3 अवस्थाओं के द्वारा पूरा होता है, जिसमें फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड ग्रोथ फेज, थर्ड मैच्योरेशन फेज। तो सेकंड ग्रोथ फेज के अंदर हम पढ़ रहे थे कि उसमें ग्रोथ में पीतक का निर्माण पाया जाता है और पीतक के निर्माण और वितरण के आधार पर हम अंडों को कई प्रकार में बांट सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले है टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। विभिन्न प्राणी समूहों के परिपक्व अंडाणु पीतक की मात्रा तथा उसका वितरण विभिन्न प्रकार का होता है। हम पहले पीतक की मात्रा पर आधारित प्रकार के अंडों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार। विभिन्न प्राणी समूह में अंडाणुओं को पीतक की मात्रा के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है माइक्रोलेसिथल। इस श्रेणी के अंडे में बहुत छोटे होते हैं और उनमें पीतक की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। और इस प्रकार के अंडे जो हैं कशेरुकी प्राणियों में सिफेलोपोडेट, ट्यूनिकेट्स तथा यूथेरियन स्तनधारियों में पाए जाते हैं। कैंट ने इस तरह के अंडों को एलेसिथल नाम दिया, इसलिए क्योंकि बिना इनमें जो है बहुत कम पीतक की मात्रा पाई जाती है। सेकेंड है मीजोलेसिथल। इस श्रेणी में वे अंडे आते हैं जिनमें पीतक की मात्रा न तो बहुत अधिक होती है और न बहुत कम होती है। इस तरह के अंडे पेट्रोमाइजोन, डिप्लोइड तथा एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों में पाए जाते हैं। थर्ड है पॉलीलेसिथल। इस श्रेणी में आने वाले अंडों में पीतक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है और इस तरह के अंडे अस्थिल मछली और रेप्टिलिया व एविस वर्ग में पाए जाते हैं। फिर है पीतक के वितरण के आधार पर अंडों के प्रकार, मतलब पीतक किस प्रकार से अंडों में वितरण होता है। तो उसमें फर्स्ट है होमोलेसिथल। जिन अंडों में पीतक की मात्रा पूरे अंडे में समान रूप से वितरित होती है उन्हें हम कहते हैं होमोलेसिथल। इस वर्ग में माइक्रोलेसिथल अंडे आते हैं। सेकेंड है सेंट्रोलेसिथल। वे अंडे जिनमें पीतक की मात्रा अधिक पाई जाती है लेकिन पूरा की पूरा पीतक जो है वो केंद्र में स्थित हो जाता है, जिससे हम कहते हैं सेंट्रोलेसिथल। और इस प्रकार के अंडे कीटों में पाए जाते हैं। फिर है टीलोलेसिथल। ये अंडे जिनमें पीतक की मात्रा बहुत अधिक होती है तथा अंडे में समान रूप से वितरित ना होकर एक ध्रुव पर एकत्र हो जाते हैं, उन्हें टीलोलेसिथल अंडे कहते हैं। ऐसे अंडों में पीतक सामान्यतः अंडे के निचले सिरे की तरफ एकत्रित हो जाता है, जिसे हम वेजिटल कोर कहते हैं, तथा जिस सिरे की तरफ केंद्र का सक्रिय कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसे हम एनिमल कोर कहते हैं। इस वर्ग में सभी मध्यम पीतकी एवं बहुपीतकी प्रकार के अंडे पाए जाते हैं। इस प्रकार ये चित्र देखिए आप, जिसमें सूक्ष्म पीतकी, मध्य पीतकी, बहुपीतकी तथा केंद्र पीतकी अंडे दिखाए गए हैं। अब है पीतक के कार्य। अंडों में संचित पीतक निम्न कार्य का निस्तारण करता है। सबसे पहले तो ये विकसित हो रहे भ्रूण की जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध करवाता है। सेकंड, भ्रूणीय वृद्धि के लिए ये आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। थर्ड, भ्रूण में आवश्यक पदार्थों के संश्लेषण हेतु संश्लेषणात्मक सामग्री उपलब्ध करवाता है। पीतक अंडों के आकार, विदलन के प्रकार, अंडाशय के विभेदन, विकास के प्रकार तथा गैस्ट्रुला भ्रूण के दौरान ब्लास्टोमेयर्स की मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट को भी प्रभावित करता है। अब है अंड कोशिका में विभेदन। वृद्धि प्रावस्था के प्रारंभ में प्राइमरी oocyte जो है एक साधारण आयुर्वेदिक कोशिका होती है। वृद्धि अवस्था के दौरान इस अंड कोशिकाओं में केंद्रीय अम्लों, वसा, प्रोटीन, ग्लाइकोजन आदि का संश्लेषण होकर कोशिका द्रव्य में जमा होने लगता है। जब अंड कोशिकाओं में विपदात्मक संगठन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसके तहत निम्न क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले होता है पोषक पदार्थों के प्रवाह की दिशा। इस सिद्धांत के अनुसार अंड कोशिकाओं में जिस दिशा से पोषक पदार्थ प्रवेश करते हैं उस दिशा में पीतक ध्रुव का निर्माण होता है और ये अधिकतर स्तनधारी प्राणियों तथा एम्फीबियन वर्ग के प्राणियों में लागू नहीं होता, क्योंकि पोषक कोशिकाएं गुटिकीय अंड कोशिकाओं चारों तरफ से घेरे रहती हैं। सेकेंड है ऑक्सीजन आपूर्ति दिशा। इसके अंड कोशिकाओं में जिधर से ऑक्सीजन प्रवेश करती है एनिमल पोल में विकसित होता है, अर्थात अंड कोशिका के वह ध्रुव जो रक्त वाहिकाओं से अधिक नजदीक होगा वो ध्रुव अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तथा प्राणी ध्रुव में विकसित होगा। फिर है ध्रुवता। प्रत्येक कोशिका को गुण है। बेलिंस्की ने बताया कि ध्रुवता प्रत्येक कोशिका का गुण होता है। इस तरह उपकला कोशिकाओं में समीपस्थ एवं दूरस्थ सिरों में स्पष्ट विभेदन होता है। उसी तरह तंत्रिका कोशिकाओं में भी ध्रुवीय अंतर पाया जाता है। फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिमेट्री। प्राथमिक अंड कोशिकाओं में
मुख्य अक्ष की स्थापना के साथ साथ पृष्ठ एवं अधर सतह का भी विभेदन हो जाता है, जिससे अंडे यानी चेचित अंडे में द्विपर्श समिति स्थापित हो जाती है। ट्यूनिकेट सिफेलोपोड्स एम्फीबियन में इस प्रकार की समिति देखी जा सकती है। फिर है कॉर्टिकल डिफरेंशिएशन। कई प्राणियों में एनालिट्स, मॉलस्क, इनकाइनोडर्म, एम्फीबियन, इन सब में कोशिकाओं का समांगी होमोजीनियस प्रकार का होता है। इनका द्रव जो विभेदन के समय स्पष्ट रूप से दो भागों में विभेदित हो जाता है। एक बाह्य परिधि भाग में जो प्लाज्मा झिल्ली के ठीक नीचे होता है, जो कि वल्कुटी स्तर कहलाता है, और दूसरा अंडाणु कोशिका के मध्य भाग में एंडोप्लाज्म पाया जाता है। इस एंडोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि 8 से 2 प्रकार की होती हैं। अब अपना तीसरी फेज आती है मैच्योरेशन फेज। एग फॉर्मेशन में तीसरी फेज होती है मैच्योरेशन फेज। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, सेकंड ग्रोथ और तीसरी मैच्योरेशन फेज। सेकंड में हम ग्रोथ फेज के अंदर ये सारे के सारे ग्रोथ हो जाते हैं। पीतक का निर्माण भी हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, सबका निर्माण हो जाता है और सब तरह से अंडा जो है पूरी तरह से अब परिपक्वन के लिए तैयार हो जाता है। जब एक प्राथमिक अंड कोशिका में वृद्धि अवस्था पूरी होती है तब अर्धसूत्रीय विभाजन हो चुका होता है। समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं। गुणसूत्र डाइकाइनेसिस की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। आगे के विभाजन के लिए किसी न किसी उद्दीपन की आवश्यकता होती है और ये उद्दीपन चाहे अंडाणु का शुक्राणु से स्पर्श हो या कोई बाह्य कारक हो या हार्मोन्स हो। स्तनधारी प्राणियों में उद्दीपन का कार्य पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन करते हैं। प्राइमरी अंडाणु अर्धसूत्रीय विभाजन उस तरह नहीं होता जैसा कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में होता है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप 4 समान आकार की पृथ्वी कोशिकाएं बनती हैं, परंतु अंडाणु कोशिका में खाद्य पदार्थों के संचय के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। मैच्योरेशन फेज में प्रवेश करने के बाद प्राइमरी अंड कोशिका के केंद्रक की झिल्ली टूट जाती है और केंद्रक तथा केंद्रक द्रव मुक्त होकर कोशिका द्रव में समायोजित हो जाती है। केंद्रक द्रव में उपस्थित mRNA, tRNA, राइबोप्रोटीन, इन्फॉर्मेशंस कोशिका द्रव में मिल जाते हैं। ये पदार्थ भ्रूणीय विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं तथा कोशिका के मध्य में केंद्रित हो जाते हैं। अतः ये गुणसूत्र अंड कोशिका की परिधि पर आकर कोशिका सतह के समीकरण पर जमा हो जाते हैं। सेंट्रियोल 2 तारक केंद्रों में विभाजित हो जाता है। सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की तरफ जाकर तारक कर्णों का निर्माण करते हैं और ये तारक किरणें गुणसूत्रों के सेंट्रियोल से जुड़ जाती हैं। तारक किरणों के संकुचन के कारण गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ खींचने लगते हैं। जब गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तो उसी समय केंद्रिका द्रव में एक छोटा सा उभार विकसित होता है, जिसे एक नवनिर्मित एगोनिक केंद्र कहा जाता है और ये उभार टूटकर अलग हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। इसमें एक एगोनिक केंद्रक तथा नाम मात्र का कोशिका द्रव पाया जाता है। दूसरा भाग जिसमें अधिकतम कोशिका द्रव और एगोनिक भाग होता है उसे हम सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं। तो अब जो है परिपक्वन अवस्था में अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा सेकेंडरी ओसाइट का निर्माण होता है। अब इस सेकेंडरी ओसाइट में सेकेंड मैच्योरेशन विभाजन होता है, जिससे हम कहते हैं मियोसिस। यह समकेंद्रीय विभाजन होता है, परंतु इसमें भी कोशिका द्रव्य विभाजन असमान होता है। इस असमान विभाजन के फलस्वरूप एक द्वितीयक पोलर बॉडी तथा अंडाणु का निर्माण होता है। पूर्व में निर्मित प्राइमरी पोलर काय का भी मियोसिस द्वितीय द्वारा विभाजन होता है और इस तरह 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें केवल एक अंडाणु ही सक्रिय मादा युग्मक के रूप में कार्य करता है। शेष 3 पोलर बॉडी जो है कोशिका द्रव के अभाव में धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। अधिकांश जंतुओं में परिपक्वन विभाजन में केवल प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन होकर ही रह जाता है, द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन निषेचन के समय होता है। अब है फॉर्मेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन्स। सामान्य जंतु कोशिकाओं की तरह ओवम के चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली का आवरण पाया जाता है, परंतु अधिकांश जंतुओं के अंडों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सुरक्षात्मक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। इन्हें हम एक्सेसरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं। इनकी उत्पत्ति के आधार पर हम इनको निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। ये झिल्लियाँ अंड तथा पुटिकी कोशिकाओं के मध्य अंडाशय तथा अंड द्वारा विकसित होती हैं। प्रारंभ में ये झिल्ली म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, परंतु बाद में इनमें प्रोटीन जमा हो जाता है। इस तरह प्लाज्मा कलामक के बाहर निर्मित ये झिल्लियाँ प्राइमरी अंड कोशिकाएं अंड झिल्लियाँ कहलाती हैं। सेकेंड है विटिलाइन। इसी के अंदर विटिलाइन मेम्ब्रेन। ये झिल्ली म्यूकोपॉलीसेकेराइड तथा तंतुमय प्रोटीन की बनी होती है, जो कि कीटोन, मोलस्क तथा एम्फीबिया वर्ग में उसमें पाई जाती है।
बी है जोना रेडिएटा, जो कि शार्क मछलियों, अस्थिल मछलियों में, एम्फीबियन तथा रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों में प्राइमरी अंड झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली की रेखित संरचना विकासशील अंडों के सूक्ष्म अंकुरों के कारण होती है। तीसरी है जोना पेलुसिडा, ये झिल्ली स्तनधारियों के अंडों में पाई जाती है। फिर है जेली एनवेलप, ये जो है कायोडर्म्स तथा समुद्री की अकशेरुकी कंपाउंड में पाई जाती है। अब है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। अंडे की प्राथमिक झिल्ली के बाद पुटिकी कोशिकाओं द्वारा स्रावित जो झिल्ली पाई जाती है उसे द्वितीयक या सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं। कीटो एसिडियन साइक्लोस्टोम्स के अंडों में झिल्ली कठोर काइटिनिक आवरण के रूप में पाई जाती है, इसे कोरियोन कहते हैं। जबकि मेंढक के अंडों में ये पतली झिल्ली के रूप में पाई जाती है तथा विटिलाइन झिल्ली के बाहर स्थित होती है। पूंछयुक्त एम्फीबियंस रेप्टाइल्स पक्षी वर्ग के प्राणियों में अंडों में द्वितीयक झिल्ली का अभाव होता है। स्तनधारी प्राणियों के अंडों में भी द्वितीयक झिल्ली का अभाव होता है, परंतु अंडाशय पुटिक कोशिकाओं का एक आवरण प्राथमिक झिल्ली के बाहर पाया जाता है। अब है टर्शरी एग मेम्ब्रेन। ये झिल्लियां जिनका निर्माण अंडवाहिनी तथा अंडाशय के अलावा अन्य किसी मात्र ऊतक द्वारा पाया जाता है, ये प्रत्येक अंडीय झिल्लियां कहलाती हैं। इन झिल्लियों में का निर्माण तब होता है जब अंडा अंडवाहिनी में होकर गुजर रहा हो। ये निम्न प्रकार की होती हैं। फर्स्ट अंड प्रेजक पास्तिल मछलियों के अंडों में एल्ब्यूमिन तथा संघीय अंड कवच टर्शरी एग मेम्ब्रेन कहलाता है। एम्फीबियन अंडों के बाहर एक जेली आवरण पाया जाता है जो अंडवाहिनियों द्वारा स्रावित किया जाता है। रेप्टिलिया एवं एविज वर्ग के प्राणियों में अंडों में पाई जाने वाले एल्ब्यूमिन कवच झिल्लियां तथा कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच टर्शरी झिल्लियां बनाती हैं। अब है अंड झिल्लियों का कार्य। एग मेम्ब्रेन क्या कार्य करती है? फर्स्ट है अंड झिल्ली प्रमुख कार्य, इनका प्रमुख कार्य अंडाणुओं द्वारा विकसित हो रहे भ्रूण की सुरक्षा करना। ये झिल्लियां अंडों को वातावरणीय खतरों, यांत्रिक चोटों तथा शत्रुओं से सुरक्षा करती हैं। सेकेंड, एसिडियन में ये झिल्लियां स्वयं निषेचन को रोकती हैं। थर्ड, एम्फीबियन में ये झिल्लियां अंडे की जल सतह पर तैरने में सक्षम बनाती हैं। फोर्थ, ये झिल्लियां अंडों में एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती हैं। फिफ्थ, रेप्टिलिया तथा पक्षी वर्ग के प्राणियों के अंडाणुओं में पाए जाने वाले एल्ब्यूमिन स्तर अतिरिक्त पोषक पदार्थों का कार्य करता है। सिक्स, स्तनधारी प्राणियों के अंडों में पाए जाने वाला जोना पेलुसिडा नामक आवरण एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकता है, अंडे के संवहन को रोकता है। इस प्रकार oogenesis जो है क्रिया पूरी होती है। तीनों अवस्थाएं जो है मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज, और इन तीनों के पूरे होने के बाद 3 पोलर बॉडी बनती है तथा एक एग बनता है। तीनों पोलर बॉडी बाद में जो है खत्म हो जाती है, जो कि उनमें जो है नाम मात्र का पृथक पाया जाता है, और खत्म होने के बाद जो है एक अंडा जो है पाया जाता है। थैंक यू।